हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। तो आज का जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा 10+1 का, और टॉपिक रहेगा कुछ छोटी छोटी बातें जो हमें डिस्कस करनी है। फीचर्स हैं, ऑब्जेक्टिव्स हैं, अकाउंटिंग साइकिल्स हैं, तो उनके बारे में हम पढ़ते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा टॉपिक। जो देखिए बेटा, जो लास्ट लेक्चर हमने फिनिश किया था उसके आगे जो हमारा टॉपिक रहेगा बेटा, वो रहेगा कि क्या होता है अकाउंटिंग साइकिल। अकाउंटिंग साइकिल, अकाउंटिंग साइकिल क्या होता है? एक राउंड में जो ट्रांजैक्शंस हमारी घूमती हैं उसको बोलते हैं अकाउंटिंग साइकिल। वो उसमें क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होती हैं हमारी, जरा देखें। तो देखिए, पहले ट्रांजैक्शंस हुई, ट्रांजैक्शंस को आपने रिकॉर्ड किया कहाँ? स्मॉल साइज है तो बेटा जर्नल में, और अगर लार्ज साइज है तो कहाँ करेंगे? सब्सिडरी बुक्स में, सब्सिडरी बुक्स में रिकॉर्ड किया। दोनों ही हमारी ओरिजिनल बुक्स ऑफ एंट्री है, ओरिजिनल बुक्स ऑफ एंट्री। तो ओरिजिनल बुक्स ऑफ एंट्री क्या होते हैं बेटा? वेयर वी रिकॉर्ड फर्स्ट टाइम ट्रांजैक्शन, जहां हम पहली बार ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं वो क्या होते हैं बेटा? बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री। चलिए, हमने लास्ट पढ़ लिया था इसको। इसके बेसिस के ऊपर क्या होता है बेटा? इसके बेसिस के ऊपर हम लेजर प्रिपेयर करते हैं, लेजर, और लेजर के बेसिस के ऊपर क्या क्या करते हैं हम? ट्रायल बैलेंस क्या करते हैं? ट्रायल बैलेंस, और ट्रायल बैलेंस के बाद क्या करते हैं हम? फाइनल अकाउंट क्या करते हैं? फाइनल अकाउंट। और फिर से बेटा ट्रांजैक्शन होगी, जर्नल सब्सिडरी बुक्स में जाएगा, उसके बाद हम उनको लेजर प्रिपेयर करेंगे, उसके बाद हम ट्रायल बैलेंस बनाएंगे, देन आफ्टर दिस हम बनाएंगे फाइनल अकाउंट। तो यही सीक्वेंस कॉन्टिन्यूसली चलता रहता है, तो इसको बोलते हैं हम अकाउंटिंग साइकिल्स। क्लियर? चलिए, तो नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक होगा वो है ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं हमारे अकाउंट्स के बेटा, किस लिए हम अकाउंटिंग करते हैं। तो ऑब्जेक्टिव क्या होंगे अकाउंट्स के? चलिए, ऑब्जेक्ट तो क्या है हमारे ऑब्जेक्टिव? सबसे पहले जो आपने पढ़ा है ना उसी को यूज में लाना है। आपने क्या कुछ सीखा? आपने रिकॉर्डिंग करना सीखा, मॉनेटरी टर्म्स में रिकॉर्डिंग करना सीखा, फिर आपने क्या किया बेटा? उससे प्रॉफिट एंड लॉस निकालना सीखा, फिर आपने जैसे कि फाइनेंशियल पोजीशन बैलेंस शीट बनाना सीखा। तो यही सारे बेनिफिट्स हैं, तो इसके यूजेस भी हैं आगे काफ़ी सारे। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे सिस्टमैटिक रिकॉर्ड। तो पहला ऑब्जेक्ट जो होगा वो होगा सिस्टमैटिक रिकॉर्ड। रिकॉर्ड करने का हमारे पास एक सिस्टम है। क्या था सिस्टम हमारा? ट्रांजैक्शन, मेजरमेंट, आइडेंटिफिकेशन, मेजरमेंट, रिकॉर्डिंग, जर्नल, सब्सिडरी बुक्स, आफ्टर दिस लेजर, आफ्टर दिस ट्रायल बैलेंस, आफ्टर दिस फाइनल अकाउंट। तो ये हमारा एक रिकॉर्डिंग करने का सिस्टमैटिक वे है। इसी सिस्टम से हर ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड की जाती है बेटा। इस सिस्टम से बाहर एक भी ट्रांजैक्शन नहीं होती, सभी इसी तरीके से रिकॉर्ड की जाती है। एंट्रीज होंगी, लेजर्स बनेंगे, ट्रायल बैलेंस बनेगा, फाइनल अकाउंट्स बनेगा। ऑप्शो कि आपको अभी तक ये प्रोसीजर याद हो गया होगा, सीक्वेंस याद हो गया होगा कि कैसे आपने अकाउंटिंग करनी है कंप्लीट। ठीक है? तो सिस्टमैटिक रिकॉर्ड जो हम करते हैं, तो उसके लिए जैसे कि हम क्या चीज़ रिकॉर्ड करेंगे? ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करेंगे बेटा। ठीक है? तो एक तरीके से हम रिकॉर्ड
ये करते हैं। और रिकॉर्ड करने के हमारे पास रूल्स रेगुलेशंस हैं बेटा, फंडामेंटल रूल्स हैं हमारे पास, उनके बेसिस के ऊपर हम क्या करते हैं, रिकॉर्डिंग करते हैं बेटा, ठीक है। और इसका बेनिफिट क्या होता है, बेनिफिट होता है कि हम अपनी प्रॉफिटेबिलिटी जान पाते हैं रिकॉर्डिंग के थ्रू बेटा, ठीक है। तो रिकॉर्डिंग करने के बेनिफिट क्या होंगे, इसके बेनिफिट्स निकल के आते हैं हमारे सामने। बिजनेस के बारे में हर तरीके की इंफॉर्मेशन आप बाय अकाउंटिंग, बाय रिकॉर्डिंग रिसीव कर सकते हो। तो रिकॉर्डिंग का सबसे बड़ा बेनिफिट तो है एरर्स को आप कम कर देते हो, ओमिशंस, ओमिशन ऑफ एरर, गलतियां बिल्कुल भी आपसे अटेम्प्ट नहीं होंगी बेटा, क्योंकि जो चीज़ आप लिखते जाओगे ट्रांजैक्शन पे तो कोई भूल की आपसे मिस्टेक नहीं होगी, यानी हर ट्रांजैक्शन होते ही आप रिकॉर्ड उसको एट द टाइम कर देते हो, तो उसको कभी नहीं भूलोगे आप, मीन्स आपके यहाँ पर रिकॉर्ड में वो चीज़ आ जाएगी। कभी भी आपसे रिकॉर्ड मांगा जाएगा तो आप तुरंत उसका रिकॉर्ड बता सकते हो बेटा, ठीक है। तो सेकंड हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो है कैलकुलेट प्रॉफिट और लॉस, कैलकुलेट प्रॉफिट और बिजनेस की एस्टेब्लिशमेंट जो होती है फॉर प्रॉफिट अर्निंग होती है। कोई भी ऐसा बिजनेस जिसको हम बिजनेस कहते हैं ना बेटा, उसका मेन एम जो होता है प्रॉफिट अर्न करना होता है। अगर कोई बिजनेस जिसका प्रॉफिट अर्न करने का एम नहीं है, हम उसको बिजनेस नहीं कहेंगे, वो कोई एनपीओ है, वो बिजनेस कैटेगरी में नहीं आता। बिजनेस कैटेगरी में वही आता है जो प्रॉफिट अर्न करने के लिए एस्टेब्लिश किए गए हैं। सो मेन पर्पज है हमारा प्रॉफिट निकालना। तो प्रॉफिट कितना हुआ वो कैसे पता लगेगा, बताएगा तो आपको अकाउंट्स। तो प्रॉफिट निकालने का मेन फंडा क्या होगा, इनकम और एक्सपेंस का कंपैरिजन करेंगे हम, वेयर इनकम ओवर एक्सपेंस प्रॉफिट होगा, एंड वेयर एक्सपेंस ओवर इनकम क्या होगा, लॉस होगा। सो बेटा आप हर तरीके की ट्रांजेक्शन की, इनकम की, एक्सपेंस की रिकॉर्डिंग करते हो और फिर अपना प्रॉफिट फाइंड आउट करते हो। जैसे कि तो प्रॉफिट फाइंड आउट करने का जो वे रहेगा हमारा तो क्या रहेगा, रेवेन्यू कह दो आप, ये टेक्निकली वर्ड है वो आगे नेक्स्ट सेक्शन में डिस्कस करेंगे। रेवेन्यू इनकम की क्या होती है, जनरल सी बात कर रहे हैं फिलहाल। तो रेवेन्यू जब हमारी ज्यादा हो जाए एक्सपेंसिव से तो उस पोजीशन को हम कहेंगे प्रॉफिट। एग्जांपल बेटा आपने 10 लाख रुपीस की, 10 लाख रुपए की आपकी क्या है रेवेन्यू, माइनस के एक्सपेंस आपके 6 लाख रुपीस के, सॉरी 6 लाख रुपीस के एक्सपेंस है आपके। सो बेटा आपका प्रॉफिट कितने रुपए का हुआ, 4 लाख रुपीस का आपने प्रॉफिट अर्न किया। तो ये होता है बेटा प्रॉफिट निकालने का फंडा। कहाँ से पता लगा, अकाउंटिंग। हमने इनकम की भी अकाउंटिंग करी, हमने एक्सपेंस की भी अकाउंटिंग करी, फिर उनका टोटल किया और टोटल का जब डिफरेंस लिया तो हमने क्या पाया, इनकम हमारी ज़्यादा है, रेवेन्यू हमारी ज़्यादा है, एक्सपेंस हमारे कम है, तो हमें प्रॉफिट हो गया 4 लाख रुपए का। ओके बेटा। उसके बाद देखिए लॉस आपको कब होगा, जब आपके एक्सपेंसेस ज्यादा हो जाएंगे, किससे, रेवेन्यू से। रेवेन्यू यानी कि सेल, रेवेन्यू मीन्स सेल बेटा। जब आपकी रेवेन्यू कम रह जाएगी एक्सपेंसेस से, या एक्सपेंसेस ज्यादा हो जाएंगे आपके रेवेन्यू से, तो वो हमारे लिए लॉस का ट्रीटमेंट बनेगा। जैसे एग्जांपल लेते हैं, एक्सपेंस हमारे मान लीजिएगा कि 6 लाख रुपये के ले लेते हैं, लेकिन दिस टाइम रेवेन्यू हमारी सिर्फ है 5 लाख रुपीज़ की, 5 लाख रुपए की रेवेन्यू है। तो इट मीन हमने एक्सपेंस ज्यादा कर दी, किससे, इनकम से।
इनकम से भी ज़्यादा जब हम खर्चे कर देंगे बेटा तो हम लॉस में आ जाएंगे। तो हमें 1 साल काम करने पर 1 लाख रुपए का क्या हुआ, लॉस हुआ बेटा। तो ये है लॉस कैलकुलेट करने का फंडा। तो ये हम क्यों कर पाए, सोचिए बेटा, क्योंकि हमने इनकम और एक्सपेंस को विद द हेल्प ऑफ अकाउंट्स मेंटेन किया, रिकॉर्ड मेंटेन किया हमने, तभी हम बता पाए कि ओवर अ ईयर हमारी कितनी इनकम है और हमारा कितना एक्सपेंस है। इनकम ज़्यादा है या एक्सपेंस ज़्यादा है तो हम हमारा प्रॉफिट तभी फाइंड आउट कर पाएंगे। तो अकाउंटिंग आपको प्रॉफिट कैलकुलेट करने में या लॉस कैलकुलेट करने में हेल्प करती है। तो मेन ऑब्जेक्ट जो अकाउंट का रहेगा बेटा वो प्रॉफिट फाइंड आउट करना भी रहेगा बेटा, ठीक है। उसके बाद जो थर्ड पॉइंट हम डिस्कस करेंगे वो रहेगा एग्जैक्ट रीजन क्या रहे प्रॉफिट अर्न करने के। आपने एक पॉइंट पढ़ा था ना इंटरप्रिटेशन का, तो इंटरप्रिटेशन में क्या हमने सीखा था, देखिए थर्ड जो फीचर रहेगी हमारी वो रहेगा एग्जैक्ट रीजन, सही कारण क्या है हमारे बिजनेस के प्रॉफिट या लॉस के। जो इंटरप्रिटेशन के अंदर पॉइंट आपने डिस्कस किया था, इंटरप्रिटेशन समझिए क्या होता है। किसी बिजनेस, जैसे हमने एग्जांपल लिया था ना अपनी स्टडी का, कि आपने एग्जाम दिया, आपका रिजल्ट आया, रिजल्ट के बाद आपने खुद के रिजल्ट को इंटरप्रेट किया कि अप टू हार्ड वर्क आपके मार्क्स आए हैं या नहीं आए हैं। मार्क्स कम आए हैं उसका रीजन क्या है, मार्क्स ज़्यादा आए हैं उसके रीजंस क्या है। जब वो चीज़ आप फाइंड आउट कर लेते हो तो उसको बोलते हैं इंटरप्रिटेशन। तो बिजनेस में जब आप अपना प्रॉफिट या लॉस निकालते हो उसके बाद आप उसका इंटरप्रिटेशन करते हो। तो इंटरप्रिटेशन करना भी अकाउंटिंग का मेन एम रहता है, ऑब्जेक्ट रहता है बेटा। उसके बाद है पोजीशन ऑफ द बिजनेस, आपको पता लगेगी। पोजीशन मतलब क्या बेटा, बैलेंस शीट। पोजीशन में क्या आता है, बैलेंस शीट। चलिए तो फोर्थ हमारे जो फीचर है बेटा फाइनेंशियल पोजीशन फाइंड आउट करना। फाइनेंशियल पोजीशन, बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन क्या है। फाइनेंशियल पोजीशन मीन्स वित्तीय स्थिति कैसी है हमारी, हम स्ट्रोंग हैं, हम वीक हैं, यानी हम अपने लायबिलिटीज की इजीली पेमेंट कर सकते हैं। आसान लैंग्वेज में आपको बताऊं कि आपकी फर्म ना कर्ज में तो नहीं है, कर्ज में है या कर्ज में नहीं है। तो फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, यानी इसके अंदर ये दो चीजों को कवर करती है बेटा फाइनेंशियल पोजीशन। हमारी ऑल एसेट्स, ऑल एसेट्स और ऑल लायबिलिटीज। ऑल लायबिलिटीज का लायबिलिटी मतलब पैसा देना है और एसेट्स मतलब पैसा आपके पास आना है। तो ये आपने पे करना है बेटा, ये पेबल अमाउंट होती है आपकी, और ये आपके लिए रिसीवेबल क्या है, तो या बेनिफिट आपको रिसीव करना है, ये रिसीवेबल अमाउंट होती है। धीरे धीरे इसका बेनिफिट आपको रिसीव होगा, वो आपकी एसेट जैसे कि कैश है, बैंक है, स्टॉक है, डेटर्स है, प्लांट है, मशीन है, बिल्डिंग है, मोटर व्हीकल है, वो सारी हमारी एसेट्स होती है। तो आप देखोगे तो बिजनेस में हम बैलेंस शीट बनाते हैं फाइनल अकाउंट के अंदर। तो फाइनल अकाउंट में जब बैलेंस शीट बनाते हैं तो उस टाइम पे हमें ये पता लग जाएगा कि हमारी फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है। तो फाइनेंशियल पोजीशन फाइंड आउट करना भी एक अकाउंटिंग का ऑब्जेक्ट होता है, ताकि हम किसी पर्टिकुलर डेट पर ये बता सके कि आज हम किस लेवल में हैं। तो इस फाइनेंशियल पोजीशन को देखते ही काफ़ी लोग हमसे जुड़ते हैं बेटा। जो बैंक है हमें लोन हमारी फाइनेंशियल पोजीशन देख के देता है। अगर हम पहले से कर्ज में हों तो क्या कोई बैंक हमें लोन दे देगा? नहीं देगा बेटा। कोई इन्वेस्टर हमारे यहाँ इन्वेस्ट कर देगा पैसा अगर हम पहले से वीक है तो? नहीं करेगा बेटा। तो वो हमारी हमेशा
फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखता है, फाइनल अकाउंट्स देखता है, फाइनेंशियल पोजीशन देखता है बेटा। तो अगर जैसे एग्जांपल लेते हैं, हमारे पास एसेट्स 20 लाख रुपए की है, हमारी एसेट्स कितने की है 20 लाख रुपए की, हमने जो लायबिलिटीज है हमारे उन्हें पे करना है वो सिर्फ 5 लाख रुपीज पे करना है। तो 5 लाख हम इजीली पे कर सकते हैं आफ्टर सेल ऑफ एसेट्स। एसेट्स को बेचकर हम अपनी लायबिलिटीज की पेमेंट बड़े आराम से कर सकते हैं बेटा। तो इट मीन हमारी फाइनेंशियल पोजीशन क्या है यहाँ पर स्ट्रोंग है बेटा, ठीक है। तो आप चाहो तो वैसे अगले चैप्टर के अंदर हम एसेट्स लायबिलिटीज को डिटेल में समझेंगे। तो वैसे नाम आप देख सकते हैं यहाँ पर बेटा, स्टॉक, डेटर्स, प्लांट, मशीन, लैंड एंड बिल्डिंग और मैनी मोर। बहुत सारी एसेट्स हमारे पास होती है। लायबिलिटी जैसी बड़ा इक्वल क्रेडिटर्स, बैंक लोन, बैंक से हमने उधार लिया रखी है, बैंक लोन। तो ये चीजें बेटा हमारी क्या होती है लायबिलिटीज के। लायबिलिटीज मतलब बोझ आपके ऊपर, एक बर्डन ऑफ पेमेंट, वो लायबिलिटीज होती है बेटा, ठीक है। डिटेल में हम और लेक्चर्स के अंदर इसको क्या करेंगे बेटा डिस्कस करेंगे। उसके बाद अकाउंटिंग करने का जो और फंडे रहते हैं हमारा 5th पॉइंट, क्यों करते हैं अकाउंटिंग, तो 5th नंबर पे आता है प्रोग्रेस पता लग जाएगी आपको बिजनेस की, है अकाउंटिंग से प्रोग्रेस पता लग जाएगी, बिल्कुल पता लग जाएगी। प्रोग्रेस का मतलब क्या होता है बेटा कि आपका बिजनेस कहाँ जा रहा है, प्रॉफिट अर्न कर रहा है या नहीं कर रहा। जैसे बेटा आपका टेस्ट हुआ है, आपके पहले टेस्ट के अंदर मार्क्स आते हैं आउट ऑफ 100 मान लीजिए 70, सेकेंड टेस्ट के अंदर आपके मार्क्स आते हैं 80 और थर्ड टेस्ट के अंदर आपके मार्क्स आते हैं 95। सर क्यों मजाक कर रहे हो, इतना इंक्रीमेंट आप मेहनत करोगे तो इंक्रीमेंट जरूर होगा बेटा, ठीक है। तो आप अपना रिपोर्ट कार्ड में क्या बता पा रहे हो, अपनी प्रोग्रेस बता पा रहे हो क्या, बिल्कुल बता पा रहे हो। तो क्योंकि आपने अपने पहले टेस्ट का भी रिकॉर्ड रखा हुआ है, दूसरे टेस्ट का भी रिकॉर्ड रखा हुआ है, तीसरे टेस्ट का भी रिकॉर्ड आपके पास है। जब रिकॉर्ड है तो आपको अपनी प्रोग्रेस के बारे में पता लग जाएगा। अगर आपका बिजनेस इंक्रीजिंग ट्रेंड में चल रहा है, आपके प्रॉफिट्स बढ़ते जा रहे हैं, तो इट मीन आप प्रोग्रेस कर रहे हो, नहीं तो आप डिक्लाइन जा रहे हो। रिवर्स चलो, 95 को फिर 80 फिर 70 हुए, इट मीन आपकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है, मीन्स आपके बिजनेस की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है। या तो आप ध्यान दो इसके ऊपर, कोरेक्टिव मेजरमेंट्स करो, नहीं तो एक दिन आपका बिजनेस लॉस में आ जाएगा और आपको बंद करना ही पड़ेगा उसको बेटा। सो प्रोग्रेस, बिजनेस की प्रोग्रेस के बारे में हम 2-3 साल ले लेते हैं। मान लेते हैं 2018, 2019, 2020। तो हम प्रॉफिट्स का कंपैरिजन करते हैं प्रॉफिट का। तो प्रॉफिट मान लीजिए बेटा 18 में आपने 2 लाख रुपीज का प्रॉफिट अर्न किया, 19 में आपने मान लेते हैं 3,50,000 का प्रॉफिट अर्न किया, और अब जाकर के 2020 में आपने प्रॉफिट अर्न किया 7 लाख रुपीज का। तो आप बता सकते हो कि आपने प्रोग्रेस करी है या नहीं करी है बेटा, बिल्कुल प्रोग्रेस करी है आपने, क्योंकि आपके प्रॉफिट इंक्रीजिंग ट्रेंड के अंदर है, बढ़ते जा रहे हैं। तो जब प्रॉफिट हमारे बढ़ेंगे तब हम प्रोग्रेस कर रहे हैं। तो क्या आपको बिजनेस की प्रोग्रेस अकाउंटिंग से पता लग पाई, बिल्कुल लग पाई। आपके पास सारे ईयर्स के रिकॉर्ड होते हैं, जब आप उसको कंपैरिजन करते हो आपस में, तो आपको पता लगता है कि आपका बिजनेस पहले से आगे गया है या पीछे रह गया है। बात समझ में आई आपको ये? तो ये भी मेन ऑब्जेक्ट रहता है अकाउंटिंग का कि हम हमारी प्रोग्रेस पता कर सकते हैं। तो देखिए बेटा, सिस्टमैटिक रिकॉर्ड मेंटेन करना ऑब्जेक्ट है अकाउंट का, उसके बाद प्रॉफिट लॉस फाइंड आउट करना ऑब्जेक्ट है अकाउंट का, एग्जैक्ट रीजन इंटरप्रिटेशन करके रीजन फाइंड आउट करना कि क्या रीजन रहे हमारे फेल या पास होने के, तरक्की करने के या पीछे रहने के, क्या रीजंस रहे, तो वो पता लगेगा बेटा। नंबर 4 फाइनेंशियल पोजीशन, एसेट्स और लायबिलिटीज के बारे में नॉलेज अकाउंट से मिलती है आपको, और बिजनेस की
प्रोग्रेस क्या है, नंबर 5 पॉइंट रहेगा प्रोग्रेस। और नंबर 6 पॉइंट है बेटा कि आप अकाउंटिंग के थ्रू क्या कर सकते हो, प्रिवेंट कर सकते हो फ्रॉड्स को, फ्रॉड को आप रोक सकते हो बेटा। है कैसे? आप अकाउंटिंग करके कैसे फ्रॉड को रोक सकते हो बेटा? जो 6th पॉइंट रहेगा हमारे पास वो रहेगा प्रिवेंट फ्रॉड्स। प्रिवेंट का मतलब रोकना। आप फ्रॉड कैसे रोक सकते हो? अकाउंटिंग से क्या आप फ्रॉड रोक सकते हो? चलिए आपकी पॉकेट का एग्जांपल लेते हैं। कई पर्सन क्या होते हैं, अपनी पॉकेट में पड़े एक एक रुपए का हिसाब रखते हैं। उसने जैसे किसी की पॉकेट में आज के दिन 1000 रुपये पड़े, 1000, वो मार्केट के अंदर जाता है और वो 500 रुपये खर्च कर देता है, स्पेंड कर देता है। खर्च कर दिए, कितने रुपये रहने चाहिए उसके पास? 500 रुपये। उसने 200 रुपये किसी से ले रखे थे उधारे, वो उसने पे कर दिए, उसको लौटा दिए, तो कितने रुपये रहे बेटा? 300 रुपये रह गए इसके पास। ये 300 रुपये का हिसाब किताब उसके पास है क्योंकि उसके पास रिकॉर्डिंग है। अगर मैं जेब में पैसे रखूं और मैं यही ना लिखूं कि मैंने कहाँ कहाँ पैसा खर्च किया है, तो क्या मुझे मेरे कैश का सही बैलेंस पता होगा? जेब में से नहीं पता होगा। मैं रिकॉर्डिंग करूंगा तो तभी मुझे मेरे एसेट का एग्जैक्ट बैलेंस पता रहेगा, नहीं तो मैं बिना रिकॉर्डिंग के, बिना अकाउंटिंग के अपना बैलेंस एसेट्स का एग्जैक्टली नहीं बता पाऊंगा। तो अगर कोई मैंने पैसे निकाल करके घर पे जा करके रख दिए और किसी दूसरे से 100 रुपये निकाल लिए, अगर मेरे पास हिसाब है तो मुझे पता होगा कि मेरे पास 300 रुपये बचने चाहिए, ये है 200, तो 100 रुपये मेरे कहाँ गए? तो 100 रुपये कहाँ गए वो तभी आप बता पाओगे जब आपके पास रिकॉर्डिंग होगी ट्रांजेक्शन्स की, नहीं तो आप नहीं बता पाओगे बेटा। क्लियर है पॉइंट आपको ये? चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं। आजकल देखते हो आपकी जो एम्प्लॉई है, एक तो एम्प्लॉई कोई गलत नेचर का होता है और वो सामान वगैरह उठा के ले जाता है, सभी नहीं, कोई कोई ऐसा मिसबिहेव कर लेता है। जैसे कि हमारे पास कोई क्वांटिटी वाइज मोबाइल की मांग है, हमने मोबाइल की शॉप है हमारी और 100 मोबाइल हमारे पास है, हमने उसमें से 70 मोबाइल सेल कर दिए, सोल्ड कर दिए, हमारे पास कितने मोबाइल बचे होने चाहिए? 30। अगर हम ये ना हिसाब रखें कि हम कितने मोबाइल परचेज करके लाए थे, कितने हमारे सेल हो गए, तो हमें हमारे मोबाइल का रिमेनिंग बैलेंस पता नहीं लगेगा। और जब रिमेनिंग बैलेंस नहीं पता लगेगा तो कोई अगर करप्ट लेबर है तो वो जेब में मोबाइल डाल के ले जाएगी और आपको पता भी नहीं लगेगा आपका एक मोबाइल कहाँ गया। तो रिकॉर्डिंग करने से, अकाउंटिंग करने से आपके पास अपनी इन्वेंट्री का, इन्वेंट्री यानी कि स्टॉक का, स्टॉक के बैलेंस का आपके पास इंफॉर्मेशन होगी और ये बैलेंस की इंफॉर्मेशन आएगी। इट मीन आपने अपनी इन्वेंट्री को रिकॉर्डिंग के थ्रू प्रिवेंट कर लिया, उसको फ्रॉड होने से उसको रोक लिया बेटा। तो अकाउंटिंग हमें फ्रॉड्स को रोकने में भी क्या करती है बेटा? हेल्प करती है। और ऑब्जेक्टिव में जो लास्ट पॉइंट हमारा रहेगा बेटा, वो लास्ट पॉइंट है, लास्ट पॉइंट नंबर 7 में है, नंबर 7, और वो है इन्फॉर्म करना अदर पार्टीज को या इंटरेस्टेड पार्टीज को बिजनेस के बारे में इन्फॉर्म करना। कम्युनिकेशन पढ़ना लास्ट पॉइंट अपने, कम्युनिकेशन। तो बेटा वो पॉइंट आ गया, प्रोवाइड इंफॉर्मेशन। तो मैं इसको ना ऊपर ले लेता हूं ताकि आपको अच्छे से समझ आ सके। नंबर 7 पॉइंट के अंदर प्रोवाइड इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन किसको प्रोवाइड करना? इंटरेस्टेड पार्टीज को, जो पार्टी बिजनेस के साथ जुड़ी होती है, जो पर्सन बिजनेस के साथ जुड़ा होता है, उसको इन्फॉर्म करना हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है बेटा। तो देखिए
कौन कौन लोग हैं जो हमसे जुड़े होते हैं और अलग अलग नेचर बाय जुड़े होते हैं। ऑनर सबसे पहले, तो सबसे पहली इंफॉर्मेशन चाहिए होती है ऑनर। ऑनर मतलब मालिक, बिजनेस का ऑनर, पैसा लगाने वाला। तो बिजनेस के ऑनर को आपके प्रॉफिट लॉस के बारे में, पूरी बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में डिटेल चाहिए, अकाउंट प्रोवाइड करवाएगा बेटा। उसके बाद है इन्वेस्टर। अगर कंपनी है आपकी तो आपके बिजनेस के अंदर लोग भी पैसा लगाते हैं, उसको बोलते हैं इन्वेस्टर्स बेटा। तो इन्वेस्टर इन्वेस्ट करने से पहले आपके बारे में डिटेल पता करेगा बेटा। तो इन्वेस्टर को भी आपकी बिजनेस की इंफॉर्मेशन चाहिए बेटा। उसके बाद क्रेडिटर्स, एक टर्म होती है ना क्रेडिटर्स। तो क्रेडिटर वो लोग होते हैं जो आपको क्रेडिट पे, उधार पर सामान देते हैं, जो आपको उधार पर सामान देते हैं वो कहलाते हैं क्रेडिटर। और कोई भी पर्सन उधार पर सामान देने से पहले आपकी फाइनेंशियल पोजीशन अकाउंट्स जरूर चेक करता है बेटा। तो इनके लिए भी आपको अकाउंटिंग मेंटेन करनी पड़ती है। आई थिंक समझ में आ रहा है ना बेटा आप लोगों को, समझो। और बेटा उसके बाद है बैंक। बेटा बैंक क्या काम करते हैं बताइएगा आप लोग। हाँ, बैंक हमें लोन देते हैं और बैंक लोन देने से पहले हमारे बारे में पूरी इंफॉर्मेशन जरूर रिसीव करेगा बेटा, है ना। उसके बेसिस के ऊपर ही हमारा लोन अप्रूव करेगा बेटा। उसके बाद एम्प्लॉई। अच्छा एम्प्लॉई भी, यस एम्प्लॉई भी देखो बिजनेस से जुड़े होते हैं और एम्प्लॉई हमेशा सैलरी के लिए, बोनस के लिए काम करते हैं। जहाँ इनको ज़्यादा सैलरी मिलेगी ये वहीं चले जाते हैं। तो बेटा एम्प्लॉई को बिजनेस के बारे में सारी इंफॉर्मेशन चाहिए होती है और वो देखते हैं कि अगर बिजनेस अच्छी अर्निंग कर रहा है तो उनकी सैलरी भी इंक्रीज करेगा टाइम टू टाइम, उनको बोनस भी देगा। और अगर बिजनेस को थोड़ा बहुत कमाता है तो इट मीन उनकी ना तो सैलरी बढ़ेगी और ना ही उनको बोनस मिलेगा बेटा। तो एम्प्लॉई को भी आपके बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए बेटा। उसके बाद है गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट बेटा उसको भी चाहिए आपके बारे में नॉलेज, बिल्कुल चाहिए क्योंकि गवर्नमेंट बेटा आपसे टैक्स कलेक्शंस करती है, आपको सब्सिडी वगैरह देती है। तो आपके बिजनेस के बारे में गवर्नमेंट को भी पूरी डिटेल चाहिए होती है बेटा। तो ये सब हमारे क्या है बेटा ऑब्जेक्टिव है किसके, अकाउंटिंग के। ये हमारे ऑब्जेक्ट्स रहेंगे बेटा। ओके चलिए नेक्स्ट टॉपिक हम डिस्कस करेंगे फिर नेक्स्ट लेक्चर के। थैंक यू।